गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिचय इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र शब्द जो है वह संस्कृत शब्दों के अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। किसी भी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी यानी आर्थिक कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का जो प्रयोग है यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज के संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रियाओं करते हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसकी हम कुछ परिभाषाएं लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यानी सैमुअल्सन की इस परिभाषा से पता चलता है कि अर्थशास्त्र बहुत ही प्राचीन टाइम से आर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता रहा है और वर्तमान में इसे विज्ञान और वाणिज्य के साथ भी अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर दी है अल्फ्रेड मार्शल ने कि अर्थशास्त्र मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन है। यानी हम रोजाना जीवन में जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं उन सब का अध्ययन है। क्योंकि मार्शल ने यह पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हुआ करती है। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की आवश्यकता होती है। फिर प्रोफेसर लियोनेन रॉबिन्सन के अनुसार आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने दी है जो आपके स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यानी मानव का स्वभाव, उसका उपभोग करने का स्वभाव किस प्रकार का है, वैकल्पिक उपयोग, जो साधन है हमारे पास, जो साधन है उन साधनों के बहुत से वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जैसे बिजली से हम पंखा भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। तो हम साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं और इन साधनों की संख्या हमारे पास सीमित मात्रा में होती है। किसी के पास भी बिजली या श्रम शक्ति या अन्य दूसरे साधन असीमित मात्रा में नहीं होते हैं। तो इन वैकल्पिक प्रयोगों और सीमित साधनों के मध्य जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। सीमितता का मतलब हो गया दुर्लभता एक तरह से, यानी साधन हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो जो दुर्लभता का अर्थ होता है कि जो उपलब्ध संसाधन है सभी मांगों और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, यानी सभी मांगों को पूरा किया जाना संभव नहीं है। दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है। इसलिए यह विषय प्रेरकों और संसाधनों के प्रभाव में विकल्प का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में अर्थ संबंधी बातों की प्रधानता होना स्वाभाविक है, परंतु हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य अर्थ प्राप्त करना ही नहीं है, सत्य की खोज द्वारा विश्व के लिए कल्याण, सुख और शांति प्राप्त करना भी है। अर्थशास्त्र यह भी बतलाता है कि मनुष्यों के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा विश्व में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। सब शास्त्रों के समान अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी विश्व कल्याण होता है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, उसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों का भी विवेचन रहता है। ये संभव है कि इस शास्त्र का अध्ययन कर कुछ व्यक्ति या राष्ट्र धनवान हो सकते हैं और अधिक धनवान होने की चिंता में दूसरे व्यक्ति या राष्ट्रों का शोषण भी कर सकते हैं, जिससे विश्व की शांति भंग हो सकती है। परंतु उनके शोषण संबंधी ये सब कार्य अर्थशास्त्र के अनुरूप या उचित
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र तो उन्हीं कार्यों का समर्थन करता है जिसके द्वारा विश्व कल्याण की वृद्धि हो। इस विवेचन से जो है या इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र की सरल परिभाषा इस प्रकार से होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अंतर संबंधी सब कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसका ध्येय या उद्देश्य विश्व कल्याण होता है और उसका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय होता है, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसमें होती है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी स्वीकार किया जाता है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री जो है उसके अंतर्गत हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई है और अर्थशास्त्र की प्रस्तावना क्या है। अब हम कुछ विद्वानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है इसका विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में जो है अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उनमें अर्थशास्त्र को उन्होंने धन का विज्ञान माना था। उसके पश्चात जो है प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। इसके पश्चात ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है तथा उनका पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। उसके पश्चात आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। इसके पश्चात आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है, यानी किस प्रकार से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अर्थशास्त्र के अलग उद्देश्य और अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की है। अब हम आते हैं कि इसका महत्व क्या है। अर्थशास्त्र का जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रकार के महत्व प्रत्येक शास्त्र के होते हैं। तो हम लेते हैं इसका जो सैद्धांतिक महत्व है। सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत हमें विधि का ज्ञान यानी आर्थिक विधियों का ज्ञान होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से संचालित होती है इसका हमें पता चलता है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों में वृद्धि करता है, सैद्धांतिक रूप से नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तर्क शक्ति में वृद्धि करता है, यानी लोगों की तर्क करने की शक्ति में वृद्धि करता है। जब अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, अलग अलग विधियां प्रस्तुत की जाती है, अलग अलग तरह से अन्वेषण किए जाते हैं, तो तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। और फिर विश्लेषण शक्ति में वृद्धि करें तो ये हमारी विश्लेषण की जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि करता है। विभिन्न अलग अलग विधियों के माध्यम से अर्थशास्त्र विश्लेषण को भी बढ़ाता है। और फिर इसका अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान करवाता है। अन्य शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र और जो अन्य प्रकार के शास्त्र हैं उनका इससे संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके व्यवहारिक महत्व पर। इसका व्यवहारिक महत्व उत्पादकों को लाभ, यानी उत्पादक इसका अध्ययन करके उत्पादन की अच्छी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा माल उत्पन्न करके लाभ कमा सकते हैं। श्रमिकों को लाभ, श्रमिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करके या अर्थशास्त्र को समझ करके और अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में जाकर के अधिक से अधिक मजदूरी या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ, उपभोक्ता जैसा हम पढ़ेंगे, आप आगे उपभोक्ताओं के व्यवहार के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आदि का उपयोग करके अपने पास जो मुद्रा राशि है उससे से अधिक उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों को लाभ, व्यापारी इसके माध्यम से जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन करके वस्तुओं को उचित स्थान पर कम लागत में पहुंचा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को लाभ, सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की नीति बनाई जाती है, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा वो उन नीतियों को लागू कर सकती है। जैसे कर किस प्रकार से लगाए जाएं, किस प्रकार से आय लोगों से इकट्ठी की जाए, किस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्यों पर पैसा खर्च किया जाए,
कौन सी कल्याणकारी कार्य पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार से सरकार भी अर्थशास्त्र का महत्व होता है। नेक्स्ट है फिर समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारक भी अर्थशास्त्र का अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि निर्धन वर्ग के लिए कौन सी योजना लगाई जा सकती है, उनको किस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल सकता है और किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिज्ञों को लाभ। राजनीतिज्ञ इसका अध्ययन करके ये देख सकते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में किस प्रकार की नीतियों का संचालन हो रहा है और क्या आर्थिक नियमों के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करके ज़्यादा लाभ दे सकते हैं राज्य को और इससे जन कल्याणकारी बना सकते हैं। प्रबंधकों को लाभ। प्रबंधक विभिन्न प्रकार की जो लागतें होती है, लागत परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और लागत कम से कम आए। विद्यार्थियों को लाभ। विद्यार्थी इसका अध्ययन करके अपने देश और समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर देश के उत्थान में लाभ। देश का उत्थान आजकल जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है और देश के उत्थान के लिए ये है कि हमें विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का ज्ञान होने से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्ञान होने से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होने से देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है, ये हमें अर्थशास्त्र से पता चल सकता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों को लाभ। वैज्ञानिक भी ये देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के जो है विधि अपनाई जाए जिससे नए उत्पादन या नई मशीनरी का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थशास्त्र का किस प्रकार से सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व है। अब हम आते हैं आर्थिक इतिहास की तरफ, है ना। सबसे पहले हम आते हैं भारत में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बहुत ही प्राचीन विद्या मानी गई है ना। 4 जो उपवेद अति प्राचीन काल में बनाए गए थे, इन चारों उपवेदों में अर्थवेद भी एक उपवेद माना जाता है, परंतु अब यह उपलब्ध नहीं है। विष्णु पुराण में भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया था। इस समय बृहस्पतीय तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र हमारे पास उपलब्ध है। अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति थे। उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में हमें प्राप्त होता है, परंतु उसमें अर्थशास्त्र संबंधी सब बातों का समावेश नहीं किया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वही एक ऐसा ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र के विषय पर उपलब्ध क्रमबद्ध ग्रंथ है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। आचार्य कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनका ग्रंथ अर्थशास्त्र पंडितों की राय में जो है 2300 वर्ष पुराना माना जाता है। आचार्य कौटिल्य के मत के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र पृथ्वी को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के उपायों का विचार करना है। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ब्रह्मचर्य की दीक्षा से लेकर देशों की विजय करने की अनेक बातों का समावेश किया था। प्रोफेसर अशोक कुमार ने घटमपुर की रचना, न्यायालयों की स्थापना, विवाह संबंधी नियम, दाय भाग, शत्रुओं पर चढ़ाई के तरीके, किल्लाबंदी, संधियों के भेद, व्यूह रचना इत्यादि का विस्तार पूर्वक से विचार आचार्य कौटिल्य अपने ग्रंथ में करते हैं। परिणाम स्वरूप इस ग्रंथ की कितनी ही बातें अर्थशास्त्र के आधुनिक काल में निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर की है। उसमें राजनीति, दंड नीति, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र आदि सभी विषयों पर विचार किया गया है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों में अर्थ जैसे 4 माने जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ जो है यानी जो धन संपदा है वो भी उसमें शामिल किया गया है। जैन धर्म में अपरिग्रह, बहुत अधिक धन संग्रह न करना का उपदेश दिया गया है। अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में धन की प्रशंसा या निंदा की गई है। भर्तृहरि ने कहा है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, यानी सभी गुणों का आधार स्वर्ण ही है। स्वयं चाणक्य ने चाणक्य सूत्र में कहा है कि सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूल्य राज्य, राज्यस्य मूल्य इंद्रियजय, इंद्रियजय मूल विनय, विनयस्य मूल्य वृद्धोपसेवा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि सुख अर्थ सुख का मूल है, धर्म अर्थ है इसका कि सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय और इंद्रियों पर विजय का मूल है विनय, विनय का मूल है वृद्धों की सेवा। तो इस प्रकार से चाणक्य सूत्र में भी सबसे पहले अर्थ को शामिल किया गया है। सुखस्य मूल धर्म, यानी
जो है सुख का मूल है धर्म। फिर हम आते हैं पाश्चात्य अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र का जो वर्तमान स्वरूप है उसके विकास में पाश्चात्य देशों विशेषकर से इंग्लैंड में इसका ज़्यादा विकास हुआ है। एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति या वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ 1776 ईस्वी में लिखा था। इसमें उन्होंने ये बतलाया था कि प्रत्येक देश के अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस देश की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना होता है। उनके पश्चात माल्थस, रिकार्डो, मिल, जेवेंस, कार्ल मार्क्स, सिजरविक, मार्शल, वॉकर, टॉसिंग और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र संबंधी विचारों पर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की है, परंतु अर्थशास्त्र को एक निश्चित रूप देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को प्राप्त है। यद्यपि प्रोफेसर रॉबिन्स का प्रोफेसर मार्शल से अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में मतभेद रहा है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में 3 दल निश्चित रूप से दिखाई पड़ते हैं। पहला दल जो है वो प्रोफेसर रॉबिन्सन का है, जो अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानकर ये स्वीकार नहीं करते हैं कि अर्थशास्त्र में ऐसी बातों पर विचार किया जाए जिसके द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन हो। दूसरा जो ग्रुप है उसमें प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू इत्यादि आते हैं, जो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हुए भी ये स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय मनुष्य और उसकी आर्थिक उन्नति के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है उन सब का विचार अर्थशास्त्र में किया जाना आवश्यक होना चाहिए। परंतु इस ग्रुप के अर्थशास्त्री राजनीति से अर्थशास्त्र को अलग रखना चाहते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के समान समाजवादियों का है, जो मनुष्य के श्रम को ही उत्पत्ति का साधन मानता है। वो मानते हैं कि श्रम ही उत्पत्ति करता है और पूंजीपतियों तथा जमींदारों का नाश करके मजदूरों की उन्नति को चाहते हैं। वह मजदूरों का राज भी चाहता है। इन तीनों दलों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन का अध्ययन करना। अब हम आते हैं आधुनिक जो है काल या आधुनिक समय में या हमारा आधुनिक आर्थिक इतिहास वो किस प्रकार का है। जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध छिड़ गया था। यह कोई युद्ध नहीं था, परंतु इसने विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन एक तरफ थे। ये सभी देश लोकतांत्रिक थे और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया था। लोगों को व्यापार करने की खुली छूट थी, शेयर बाजार में पैसा लगाने की छूट थी। इन देशों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। इन कंपनियों में नए नए अनुसंधान हुए। विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग उद्योग, बैंक आदि सभी क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की हुई। ये सभी देश दूसरे देशों से व्यापार को बढ़ावा देने की नीति को स्वीकार करने लगे। 1945 के बाद से इन सभी देशों ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। दूसरी तरफ रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी सहित कई और ऐसे देश थे जहां पर समाजवाद की अर्थनीति अपनाई गई थी। यहाँ पर अधिकांश उद्योगों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था। उद्योगों से होने वाले लाभ पर सरकार का अधिकार रहता था। सामान्यतः ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ बहुत ही कम व्यापार करते थे। इस तरह की अर्थनीति के कारण यहाँ के उद्योगों में अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आम लोगों को भी लाभ कमाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। इन कारणों से इन देशों में आर्थिक विकास बहुत ही कम हुआ। फिर 3 अक्टूबर 1990 को पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने प्रगतिशील पश्चिम जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपना लिया। इसके बाद 1991 में सोवियत रूस का भी विखंडन हो गया और रूस सहित 15 अन्य देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था को अपना लिया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह तो नहीं छोड़ा, पर 1970 के अंत से उदार नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया था और अगले 3-4 वर्षों में उसने खूब उन्नति की। चेकोस्लाविया भी समाजवादी देश था, जिसने 1 जनवरी 1993 को इसका चेक रिपब्लिक और चेकोस्लाविया के रूप में विखंडन हुआ। इन देशों ने भी समाजवाद को छोड़कर लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने भी 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया और आर्थिक उदारीकरण का मतलब ही यही होता है कि हम जो है सरकारी नियंत्रण को कम करें। तो इस प्रकार से जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में जो है खुली
लोकतांत्रिक जो देश हैं वो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयंकर पूरे विश्व में मंदी छा गई थी और उस मंदी के दौरान एक और नाम हमारे सामने आता है, जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस समय पुराने सारे आर्थिक सिद्धांतों को नकारते हुए एक नया सिद्धांत दिया और उसने इस स्वतंत्रता की नीति यानी सरकारी हस्तक्षेप को जो देश कम करते जा रहे थे उसके महत्व को लोगों के सामने ला करके रखा। उसने कहा कि हमें सरकारी नियंत्रण आवश्यक है अगर हमें मंदी से बाहर निकलना है, अगर हमें आर्थिक विकास करना है, और उसने एक नई पॉलिसी राजकोषीय नीति के रूप में हमारे सामने रखी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि एक अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय क्या है, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थशास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं दी है, विभिन्न प्राचीन अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में क्या योगदान रहा है, अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व क्या है। उसके पश्चात जो है अर्थशास्त्र का इतिहास भारत के संदर्भ में, पाश्चात्य देशों के संदर्भ में और आधुनिक वर्तमान में इसका क्या इतिहास रहा है। धन्यवाद।